बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब से। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के साहबज़ादे हसन नवाज़ पानामा केस JIT के सामने दूसरी बार पेश हुए हैं और लीग रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद थी। जुडिशल अकेडमी के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दाखिली और खारजी रास्तों से गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद और खारदार तारें बैरियर लगा दी गए। एक दफ़ा फिर वही सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून अदलिया के गिर्द जो है वो घेरा तंग करना चाहती है और इस मामले को प्रेशर में लेकर सारे हालात से निकलना चाहती है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या अदालती निज़ाम को मुतनाज़ा बना दिया गया है। JIT को मुतनाज़ा बनाते बनाते क्या अदलिया के ऊपर निशाना लगाया जा रहा है और अपोजिशन इस सिलसिले में काफ़ी खुल कर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है कि हुकूमत चाहती है कि JIT मुतनाज़ा बनाई जाए और JIT अपना काम ना कर सके। JIT के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएँ। कभी तस्वीर का इशू आता है, कभी एम्बुलेंस का इशू उठाया जाता है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि हम तो ताउन कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो तमाम लोग JIT के सामने जिन्हें समन किया गया वो पेश हुए हैं। एक बार नहीं बल्कि जितनी दफ़ा भी बुलाया गया है बार बार पेश हुए हैं और हमारी तरफ से रुकावट नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि तहकीकात होगी तस्वीर कैसे लीक की गई थी और एम्बुलेंस को क्यों बुलाया गया था और क्यों यह ख़बर मीडिया में दी गई थी। ज़ाहिर है कि इससे हुकूमत अपने मौक़िफ़ की सच्चाई के लिए चाहती है कि तहकीकात हो और सामने आए मामला, और अपोजिशन चाहती है कि मामला जल्द अज जल्द आगे बढ़े, इसमें कोई रुकावट पेश ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 30 दिन मुकम्मल हुए हैं, अगले 30 दिन के अंदर JIT अपना काम करे। एक दिन भी ज़्यादा देने के बारे में सोच नहीं सकते। अब क्या सूरत हाल है, आगे किस तरह मामला बढ़ेगा। लीगी रहनुमा JIT पर बरस रहे हैं। आसिफ करमानी पूछते हैं कि ये JIT है या जेम्स बॉन्ड की सनसनीखेज़ फ़िल्म है। एम्बुलेंस और तस्वीर की तहकीकात की जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर JIT से इंसाफ के तकाज़े पूरे कराएगी। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हम किसी इदारे को मुतनाज़ा नहीं कर रहे, इसलिए इल्ज़ाम तराशियाँ बंद की जाएँ। और अपोजिशन ने भी इस पर बातें की हैं। लेकिन आज का जो सबसे अहम और दिलचस्प मामला है वो है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद जब शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस में जा रहे थे तो एक नामालूम शख्स ने उन्हें रोक कर झगड़े की कोशिश की। बाद में उस शख्स की शनाख्त मलिक नूर अवान के नाम से हुई। शेख रशीद को पार्लियामेंट हाउस के बाहर रोक कर शख्स ने 22 लाख रुपए की वापसी का तकाजा किया, जिस पर शेख रशीद ने पहले तो कहा कि पैसे जल्द अदा कर दूंगा, आप तसल्ली रखें। मलिक नूर अवान की तरफ से बार बार रकम वापसी का मुतालबा करने के बाद शेख रशीद ने कहा कि मैं स्पीकर को जाकर शिकायत करूँगा। उस शख्स ने शेख रशीद अहमद का हाथ पकड़ लिया। शेख रशीद अहमद को उसको छुड़ाते रहे। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार और दीगर लोग इस सारा तमाशा देखते रहे और उनके दरमियान किसी ने सुलह सफाई कराने की कोशिश नहीं की। लेकिन बिलाखिर शेख रशीद अपना हाथ छुड़ाकर पार्लियामेंट के अंदर चले गए और वाक़े के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि एक शख्स रकम वसूल करने असम्बली के बाहर आ गया। यह मुस्लिम लीग नून का गुल्लू बट है, मुझे नुकसान पहुँचा तो इसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ होंगे। और ज़राए से ये खतलात भी आ रही हैं कि शेख रशीद से पार्लियामेंट के बाहर जिस शख्स ने रकम की वापसी का तकाजा किया वो मुस्लिम लीग जापान का सदर है और उसका कहना है कि शेख रशीद ने 22 लाख रुपए की गाड़ी मुझसे ख़रीदी थी, आज तक रकम अदा नहीं की, अपने पैसे लेने आया हूँ और पैसे लेकर जाऊँगा। ये है सूरत हाल। इस पर बात करते हैं। शहजाद साहब, ये क्या वाक़या आपके सामने आ रहा है? ये पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन जिस तरह लोगों से ख़रीदारियाँ करते हैं, पैसे अदा नहीं करते, या उनके गिर्द ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया शेख रशीद के ख़िलाफ़? देखें, आपको याद होगा कि ये एक तो ये बताऊं कि जो पार्लियामेंट है इसमें सारे मकरूज़ और लोगों के कर्ज़दार ही बैठे हुए हैं और एक शख्स बहरहाल ये कि अपना 22 लाख का कर्ज़ा लेने असम्बली पहुंच गया और उस पर रुकने असम्बली इस कदर मुश्तिल हो गया कि उन्होंने ये स्पीकर से सवाल किया कि ये शख्स जो है मुझसे कर्ज़ा मांगने असम्बली तक कैसे पहुंच गया। मतलब ये कि आप किसी का कर्ज़ ले लें और असम्बली में जाकर बैठ जाएं तो आपको इंडेमनिटी है और आप जो है क्या कहते हैं वो कर्ज़ की अदायगी से मुबर्रा हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक़ है तो इन पर तो एक दफ़ा आपको याद होगा जूता मारा गया था, एक हमला इन पे वो हुआ था, एक आध हमले इन पे और भी हुए। और ये भी मैं समझता हूँ कि जो मलिक नूर अवान साहब जो हैं मुस्लिम लीग जापान के सदर हैं, तो फिर उससे ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये क्या मामला है। ठीक है, मलिक नूर अवान साहब का शेख रशीद पे कर्ज़ा होगा,
लेकिन ये कि कर्ज़ा मांगने का ये तो कोई तरीक़ा नहीं है। वो लाला वली के जाकर भी कर्ज़ा मांग सकते थे, या ये कि शेख रशीद के ऑफिस जाकर भी ये सारा इससे ज़्यादा बड़ा हंगामा कर सकते थे, शोर शराबा कर सकते थे। बाहर लाला वली के बाहर खड़े होकर हंगामा करते, शोर करते कि भाई मेरे पैसे, या वो भी लाला वली के बाहर धरना दे के बैठ जाते हैं, धरना दे के बैठ जाते हैं। मतलब ये कि ये बहरहाल है कि ये पॉलिटिकल मामला, और शेख रशीद को क्या कहते हैं थोड़ा सा झटका देना और उनको क्या कहते हैं ये बताना कि भाई आपके साथ कुछ हो सकता है, आपके मामला भी इतने क्लीन नहीं है, इतने क्लीन नहीं है। आप भी 22 लाख के तो मखरूज हैं, कम अज़ कम 22 लाख के तो। अच्छा, वो शख्स मैंने देखा क्लिप पे बार बार कह रहा था कि आपने पैसे देने हैं, आप अल्लाह का नाम लेके बताएं कि देने हैं या नहीं देने हैं, और उसके बाद अगर आप कहते हैं तो फिर मस्जिद चले। तो वो शख्स उनको खींच के मस्जिद ले जाना चाह रहा था, और वो मस्जिद नहीं जाना चाह रहे थे शेख रशीद साहब, वो वहीं से उसको कह रहे थे नहीं, वो कुरान ले आता और वो शेख रशीद साहब के हाथ में कुरान दे देता कि भाई ठीक है इस कुरान पे फैसला कर लें, और उसके बाद अगर शेख रशीद नहीं देते तो फिर जाहिर है कि वो उनकी पकड़ होती। अच्छा, ये तो हुआ शेख रशीद साहब का, ज़ाहिर है अब इस मामला आगे चलेगा तो वो मलिक नूर अमान का भी मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या है, और शेख साहब का भी आ जाएगा। सुना है उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी है, और उस पर शायद अब उसको गिरफ्तार कर लिया जाए या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। तो ये बताएं, अब असल मामले की तरफ आ जाएँ कि ये जो पनामा केस है, आज वज़ीर आज़म तो चले गए काज़िकिस्तान, और वहाँ पे जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का बड़ा अहम इजलास हो रहा है। पाकिस्तान 6-7 साल की कोशिशों के बाद मुस्तकिल मेंबर बनने जा रहा है, तो वज़ीर आज़म तो वहाँ पे बड़े पुरएतमाद और मुतमईन अंदाज से गए हैं, और वहाँ पे उनकी बड़ी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हैं, और वहाँ अफ़गान सदर से मुलाकात होनी है, और उसके बाद इतलात हैं कि वो कतर के झगड़े के मसले में जो है वो कई अहम रोल अदा करने के लिए कतर और कुवैत का दौरा करने का इरादा रखते हैं, और तुर्की के वज़ीर आज़म ने भी शायद उनसे बात की है। तो तैयब अर्दोगान तो कतर के साथ खड़े हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता किया है। इस वक्त कुवैत जो है वो मसालती की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ तो वज़ीर आज़म इस वक्त इस्लामी मुल्कों के झगड़े तय कराने में लगे हुए हैं, मतलब उसमें उनका रोल बनता जा रहा है। दूसरी तरफ उनके साहबजादे जो हैं वो हसन नवाज़, वो खुद GIT के सामने पेश हो रहे हैं, तो उनका अपना ख़ानदान जो है वो तो वजाहतें तेज रहा है, वो अपने बारे में उठाए गए सवालात का जवाब तलाश कर रहा है। कभी वो कतर से मदद मांग रहे हैं, कतरी शहज़ादा आ जाए किसी तरीके से, वहाँ पे वो सारी सूरत हाल क्लियर हो जाए, और किसी तरह GIT में जो उनके साथ बर्ताव है वो उसमें नरमी आ जाए, या जिस तरह वो चाहते हैं कि भाई वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें उठाई गई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उनको एड्रेस कर दे सुप्रीम कोर्ट। तो इस सारे माहौल में आपको क्या लगता है कि ये GIT इसी तरह चल पाएगी आगे अगले 30 दिनों में, या इस GIT के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, और इस प्रेशर के नतीजे में GIT में कोई अनहोनी बात हो सकती है, कोई एक आध मेंबर विड्रॉ हो सकता है, या कोई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि ये सारा मामला जो है ये तूल इख्तियार करता जाए? अच्छा, पहले हम थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के और कतर के मसले बात कर लें। देखिए, सूरत ये है कि अगर पाकिस्तान ये कतर के मामले में अगर पड़ा तो फिर ये कि इससे जो है पाकिस्तान को नुकसान होगा। नुकसान इस तरह होगा कि सऊदी अरब नाराज़ होगा, और सऊदी अरब ने जो कतर से ताल्लुक़ात अपने ख़राब किए हैं या ख़त्म किए हैं, और जो भी कोई एक्शन लिया है, और जो वो 4 ममालिक नहीं 7 ममालिक हैं उन्होंने भी कतर का बाइकाट किया, तो ये यानी कि बहुत ही एक सोचा समझा मंसूबा है। पहले भी एक दफ़ा एक झड़प हुई थी सऊदी अरब की और कतर की के फ़ौजियों की, उसमें 2 फ़ौजी ज़ख्मी हो गए थे या मर गए थे सऊदी अरब के। उसके बाद भी ऐसी सूरत हाल तो हुई थी, और सऊदी अरब ने कतर से सिफारती ताल्लुक़ात ख़त्म कर लिए थे। अच्छा, अब मसला क्या है कि इस वक्त कतर ये कहता है कि जी हम जो है ये नंबर 2 अरब में नंबर 2 का किरदार अदा नहीं करेंगे। नंबर 2 मतलब से मुराद ये कि सऊदी नंबर 1 तो सऊदी अरब है ना, अरब की क़यादत सऊदी अरब कर रहा है, और उसको चैलेंज जो है ईरान कर रहा है। तो मतलब ये कि बहरहाल ये कि पर्शियन गल्फ़ है, लेकिन वो एक ही ब्लॉक में आता है। तो अब ईरान उसको वो चैलेंज कर रहा है, ईरान उसकी क़यादत को नहीं मान रहा, तो सऊदी अरब का और ये ईरान का एक झगड़ा है। अब उसमें ये हुआ है कि ये क्या कहते हैं, कतर जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में है। अच्छा, तुर्की भी अपना बेस कतर में बना रहा है। अब सूरत हाल ये है कि कतर को जब यानी कि उसके मुल्क में आलमी ताकतों ने बेस बनाना शुरू कर दिए, तो अब वो ज़रा कतर जो है, अच्छा कतर की जो यानी कि माली पोजीशन सऊदी अरब से बेहतर है। कतर जो है कतर की जो पर कैपिटा इनकम है सऊदी अरब से ज़्यादा मालदार मुल्क। जी हाँ, जो पर कैपिटा इनकम जो है, मतलब अदाद शुमार के लिहाज से पर कैपिटा इनकम उनकी सऊदी अरब से बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? आप कह रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान होगा, वो देखें, पाकिस्तान को ये नुकसान होगा कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि पाकिस्तान आइसोलेट होके सऊदी अरब
से भी यानी कि हमारे हाथ से सऊदी अरब भी जाए, और अगर सऊदी अरब गया तो फिर यूएई, मिस्र और ये सारा जितना मिला के, ये 7-8 मुल्कों को मिला के, पूरी ये जो पूरा अरब बहरीन और अरब मुल्कों का जो मिला के, ये अगर इससे पाकिस्तान के मामला गड़बड़ हो गए और पाकिस्तान तुर्की, अमेरिका और कतर के साथ जाके बैठ गया तो और फिर ज़ाहिर है कि ईरानी ब्लाक में भी खुद ब खुद चला जाएगा। तो मेरे कहने का ये है कि उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। ये मुसालती कोशिशें कोयत अगर कर रहा है तो कोयत को मैं ये समझता हूँ कि कोयत को ही ये काम करना चाहिए। मुसालती कोशिशों में ही शामिल होने जा रहा है, मतलब मुसालती कोशिशों में शामिल होने जा रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं इस वक्त आपसे कर नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान की पोजीशन बहुत नाजुक है। पाकिस्तान को मुसालत के अंदर भी नहीं पड़ना चाहिए, और पाकिस्तान को ये जो दो हाथी हैं और ये, लेकिन ऑपोजिशन तो कल मुतालबा कर रही थी कि जी पाकिस्तान का कोई स्टैंड ही पता नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जो है वो मुस्लिम मुल्क का इतना बड़ा एटमी मुल्क है, उसकी कोई पोजीशन ही सामने नहीं आ रही। तुर्की ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी, सऊदी अरब ने भी कर दी, अमेरिका ने भी कर दी, कतर भी स्टैंड ले रहा है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उसको अपनी पोजीशन तो वाज़ेह करनी चाहिए। बाकी मुल्कों ने क्या स्टैंड लिया है? देखें, कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप जो है यानी कि बिल्कुल जो अमेरिका कहता है कि जी हमारा साथ दें या साथ मत दें, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब देखें, डिप्लोमेटिक जो कोर होती है वो तो ये डिप्लोमेटिक फैसला ही करती है ना। तो अब आपको एक डिप्लोमेटिक फैसला करना है, और दुनिया भर के ममालिक ने जो कतर के बारे में कतर और सऊदी अरब के बारे में जो डिप्लोमेटिक फैसला उन्होंने किया है वो ये किया कि वो गैर जानिबदार हैं। उन्होंने सऊदी अरब को और कतर को उनके हाल पे छोड़ दिया। तो अभी तक तो पाकिस्तान भी गैर जानिबदार है। हाँ, पाकिस्तान को गैर जानिबदार रहना चाहिए। उनका झगड़ा है वो जाने। पाकिस्तान को तो दोनों से ही ताल्लुकात रखने चाहिए। पाकिस्तान को तो कतर के साथ भी ताल्लुकात रखने चाहिए, सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात रखनी चाहिए, और ये जो झगड़ा है उससे अलग होना चाहिए। नहीं, कई मुल्कों ने तो देखा ना ये किया कि उन्होंने कतर से अपने ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया, वहाँ से अपने सफ़ीर बुला लिए, उनके सफ़ीरों को अपना मुल्क छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिसने ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं, कतर के साथ भी अच्छे रखे हुए हैं, सऊदी अरब के साथ भी अच्छे रखे हुए हैं। सबके मुल्कों में हमारे सफ़ीर हैं, सबके मुल्कों के सफ़ीर हमारे मुल्क में हैं। तो सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यही गैर जानिबदारी होती है। देखें, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा नाजुक है। और दूसरी बात यह है कि आप देखें, भारत गैर मुस्लिम मुल्क है, हम तो मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन आप देखेंगे कि भारत के जो ताल्लुकात हैं अरब ममालिक से, सारे अरब ममालिक से, ईरान से भी, सऊदी अरब से भी, वो मिसाली हैं, और वो बहुत ही यानी कि अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वजह यह है कि उनकी वो पॉलिसी है गैर जानिबदारी की, कि वो किसी की तरफ नहीं उनके मुकामी और इलाकाई झगड़ों में नहीं पड़ते। हाँ, तो मतलब हमें भी आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान को भी इन झगड़ों से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान को इन झगड़ों से दूर रहना चाहिए। अगर कोई हमें इसमें कहता है कि मुसालत का किरदार अदा करें तो नहीं, कोई नहीं कह रहा ना मुसालत का किरदार अदा करने के लिए। देखें, सऊदी अरब तो नहीं कह रहा आपसे कि मुसालत का किरदार अदा करें। सऊदी अरब ने एक डिसीजन लिया है। सऊदी अरब ने ये बहुत ही यानी कि नफातुल्ला और बहुत ही कैलकुलेटिव। पहले जब सऊदी अरब और यमन का तनाज़ा खड़ा हुआ था जी, तो पाकिस्तान के दोनों मुल्कों में गए थे, और दोनों मुल्कों में और ईरान में भी गए थे, और पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो सूरत हाल को ठंडा करने में अपना किरदार अदा किया था ना। मतलब ये कि अब भी पाकिस्तान को वही किरदार अदा करना चाहिए। और इसमें जो है क्या कहते हैं, कतर के साथ देखें, अगर आप जो कोशिश तुर्की और जो कोशिश अमेरिका या जो कोशिश ईरान अगर कर रहा है, तो उस कोशिश का हिस्सा पाकिस्तान को नहीं बनना। शाह साहब, क्या अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है GIT की? हसन नवाज़ दूसरी दफ़ा पेश हो चुके हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ दोनों तरफ से जारी हैं। हुकूमत की तरफ से GIT के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर हमले कर रही है कि ये रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, अब GIT के तो 26-27 दिन रह गए हैं। उसके बाद एक तो वो रिपोर्ट GIT सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है। अब जो है क्या कहते हैं, कोई एक हफ्ते के बाद जो सम अप करेंगे और मामला जो है ना वो कंक्लूडिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, आपने ही देखा कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म के साहबज़ादे पेश हुए, और उससे पहले ही पेश होते रहे, और GIT जो है क्या कहते हैं उनको बार बार तलब कर रही है। तो उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि GIT गुस्से में भी है, और GIT जो है वो अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और बिला वजह, बिला जवाज़ और फजूल किस्म के जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसका GIT जवाब दे रही। तो ये कशमकश जो है ना इस वक्त। GIT का बुनियादी काम क्या था? GIT का बुनियादी काम यही है। शरीफ के बेटों को बुलाकर उनसे क्या लेना था? जी हाँ, उनसे बयान लेना था, उनसे पूछगिछ करनी थी। देखें, GIT जो है समझ लें कि एक थाना है। GIT एक यानी पुलिस स्टेशन है।
तो अब आप JIT को अगर ये समझ रहे हैं कि JIT कोई क्या कहते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस का कोई हिस्सा है या उसके स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के अंडर में है, या उस पर सियासतदानों का कोई बस चलता है, या उस पर अरकान असम्बली और वज़रा और वो वज़रा से और क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से और सदर से कोई मरूब हो जाती है, तो ये JIT की पोजीशन नहीं है। वो तो एक पुलिस स्टेशन है। मैं आपको याद होगा एक दफ़ा जो टोनी ब्लेयर थे बरतानी वज़ीर आज़म, तो उनके साहबजादे जो थे ड्रंक थे, तो वो पुलिस ने उनको, वो गाड़ी चला रहे थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको वो पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ के SHO ने उसने फ़ोन किया टोनी ब्लेयर को और उससे कहा कि भाई ये आपका बेटा ड्रंक है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और अगर आपको छुड़ाना है तो आप आके थाने आए, मुचलका दें, बॉन्ड भरें और अपने बेटे को लेके जाएं। वो तो बरतानिया का थाना था। सुन लेना, तो आप तो मिसालें, आप भी मिसालें यही देते हैं ना। नहीं, पाकिस्तान के थाने का भी हाल सुन ले। इस्लामाबाद के थाने में धरने के दौरान जब लोगों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की, तो उनको पुलिस पकड़ के ले गई। तो जब उनको अभी पकड़ के रखा हुआ था थाने में, तो इमरान खान अपने रहनुमाओं के साथ, अपने कारकुनों के साथ थाने पर दावा बोल दिया और जाके अपने सारे साथियों को छुड़ा कर ले गए। तो पाकिस्तान के थानों में तो ये होता है। तो ये काम तो मुर्तज़ा भुट्टो ने भी किया था। वो भी अपने जो वो दोस्त थे, लीडर थे, उनको छुड़ा के ले गए थे। फिर उसका जो हुआ वो आपके सामने। तो ये जो आप कह रहे हैं JIT एक थाना है, तो थानों की मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, फिर मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि वो जो आप जमहूरियत की बात करते हैं ना, आप तो कहते हैं कि जी जो हमारे यहाँ इदारे भी कुछ नहीं है, सब कुछ जमहूरियत है। जमहूरियत यूँ सबको यूँ अच्छी लगती है, मतलब हमें तो नहीं लगती, लेकिन ये कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं ऐवानों में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में और सेनेट में, उनको यूँ अच्छी लगती है कि जमहूरियत जो है वो वहाँ से नोटों की बारिश होती है, नोट निछावर होते हैं वहाँ से नोट ही नोट निकलते हैं और कहीं से इतने नोट नहीं निकलते। मुमकिन है कि जो दूसरे इदारे हैं वहाँ से भी नोट निकलते हों और नोटों की बारिश होती हो, लेकिन जितनी नोटों की बारिश जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट और ये जो बजट आया है आपका कितने क्या कहते हैं 5.5 ट्रिलियन का, तो ये 5.5 ट्रिलियन जो है ना, ये इससे कोई पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है। ये पैसे सारे अरकान असम्बली और वज़रा और ये जो हमारे अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जेब में जाएंगे। निशाना बनाते मैं आता हूँ टोनी ब्लेयर की तरफ। देखिए, मैं टोनी ब्लेयर से बात होगी नहीं होती, तब भी यही बजट बनते हैं, तब भी ये ट्रिलियंस के बजट आते हैं जाते हैं, उस वक्त भी पैसा कहाँ जाता है? उस वक्त भी वहाँ को तो नहीं मिलता, तो पैसा तो कोई ना कोई ले जा ही रहा होता है। पैसा तो देख उस वक्त भी देखें, उस वक्त जो है कोई छोटी जमहूरियत होती है, कभी बड़ी जमहूरियत होती है। इस मुल्क में चलती रहती हैं जमहूरियतें, कभी नाजिम होते हैं वो अपना हिस्सा लेते हैं, वो भी सियासतदानी होते हैं, कभी जो है क्या कहते हैं ये MNA MP होते हैं, ये अपना हिस्सा लेते हैं, वज़रा अपना हिस्सा लेते हैं, जो प्रोजेक्ट देते हैं उनका हिस्सा लेते हैं। मैं बता रहा था कि टोनी ब्लेयर फिर पुलिस स्टेशन आए, उन्होंने वहाँ पे बॉन्ड भरा, ज़मानत कराई अपने बेटे की और अपने बेटे को ले गए। तो ये जमहूरियत की आपने कहा वहाँ तो जमहूरियत है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जमहूरियत थी, तो यही जमहूरियत जो है पाकिस्तान में भी यही जमहूरियत होगी। फिर पाकिस्तान में कोई दूसरी जमहूरियत नहीं होगी। पाकिस्तान में ये जमहूरियत नहीं होगी कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे को आप तलब नहीं कर सकते, और अगर प्राइम मिनिस्टर के बेटे की तस्वीर अगर अखबार में आ गई तो क़यामत आ गई और तूफ़ान आ गया और पता नहीं क्या हो गया और मुल्क ख़त्म हो जाएगा और टूट जाएगा और ये हो जाएगा। पाकिस्तान में तो जमहूरियत है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का बेटा JIT के सामने पेश हो रहा है, एक नहीं हो रहा, दो पेश हो रहे हैं, एक दफ़ा नहीं हो रहे, बार बार पेश हो रहे हैं। बिल्कुल पेश होगा। अच्छी जमहूरियत और क्या होगी जब वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए हैं ऑफिस में और उनका बेटा 7 घंटे तक JIT में बैठा हुआ है, जिसके लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है, मीडिया को खबर दी जाती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में खबरें चलाई जाती हैं, और उसकी माँ को और उसके बाप को पता नहीं है कि उसके बेटे का क्या हाल है, जो कि सिटिंग रूलर है पाकिस्तान के। इससे अच्छी जमहूरियत की मिसाल और क्या होगी? नहीं, क्या हाल है, 1-2 घंटे की प्रोसीडिंग होती है, उसमें क्या हाल होना है, क्या हाल नहीं होना। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप यानी कि आप पैसे दे के आप अपनी पार्टी को, मुस्लिम लीग को आपने पैसे दिए और पैसे दे के टिकट लिया, तो आप तो फिर नाअहल ही हुए ना, इसलिए कि आप तो मेरिट पे नहीं हैं, आप तो पैसे दे के जो है MNA बने, और आपको ये शर्म नहीं आ रही कि आप JIT को जो है वो कह रहे हैं कि ये JIT नाअहल है। तो अब जब JIT पे हमले होंगे तो फिर JIT भी, ये JIT का हमला है, ये जवाबी बार JIT का है कि ये बार बार जो अच्छा, आपने मान लिया कि JIT का जवाबी हमला, तो JIT का जवाबी हमला, तो फिर तो कह रहे हैं JIT मुतनाज़ा हो चुकी, तो फिर JIT तो मुतनाज़ा खुद कह रहे हैं। JIT मुतनाज़ा कैसे हो गई? JIT तो मुतनाज़ा, अगर जवाबी हमले कर रही है JIT, तो इसका मतलब है JIT इंतकाम बार बार, देखा ना, वो तो पुलिस वाले हैं ना, पुलिस काम पे उतर आई है। पुलिस तो अपना, तो JIT का बुनियादी काम, पुलिस का तो रवैया यही होता है ना दुनिया भर में। पुलिस तो फिर आपको बार बार तलब करेगी, आपको तंग करेगी, आपसे पूछगिछ करेगी, ओए तुसी है की किता है। हाँ, तो उसका तो ये स्टाइल होता है ना JIT में। तो ये पुलिस अफसरान इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत जाती है कोर्ट में।
कोर्ट में जब शिकायत जाती है किसी पुलिस अफसर के बारे में, तो फिर पुलिस अफसर की पेटी भी उतरती है और फिर पुलिस अफसर को सस्पेंड भी किया जाता है, पुलिस अफसर की सजनिश भी होती है, उसके तबादले भी होते हैं, उसकी मुअत्तली भी होती है। ये अदालतों में रोज का काम है। तो जिस पुलिस अफसर का रवैया ऐसा होगा जो JIT के अफसरान का है, इस वक्त आप कह रहे हैं थाना बना हुआ है और वहाँ थाना है, बना हुआ नहीं है। देखें JIT के अफसरान का जो रवैया है वो तो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, और जो उनके वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादगान हैं और जो बाकी लोग जो पेश हुए हैं उन्होंने तो कोई ऐसी शिकायत नहीं की है कि JIT वाले हमें मार रहे हैं या हाँ हुसैन नवाज़ ने ये ज़रूर एतराज़ किया कि जी मुझे उन्होंने जब कुर्सी दी तो मैंने उनसे ही कहा कि भाई ये मुझे ज़रा ढंग की कुर्सी दे, मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ और प्राइम मिनिस्टर के लिए आप बेटे के लिए आपने ऐसी कुर्सी रखी हुई है। मतलब ये कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि हुसैन, ये भी जो है वो सुनी सुनाई बात है। ये भी हुसैन नवाज ने कोई मीडिया पे अखबार में छपा हुआ है, सुनी सुनाई बात बातचीत करते हुए बातचीत टीवी पे जो बातचीत की है हुसैन ने, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। टीवी पे हुसैन नवाज ने ऐसी कोई बात नहीं की कि जी मैंने कुर्सी मांगी या कुर्सी बदलने के लिए कहा। ये सब हॉर्सेस माउसेस बात है। चलो तो वो उनका ठीक है, तो उनका बहुत अच्छा रवैया है, वो तो फरिश्ते हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। चलें मान लेते हैं, आगे चलें। अब ये जो कह रहे हैं कि जी JIT है जेम्स बॉन्ड की सनसनीखेज फिल्म है, इसमें एम्बुलेंस बुला ली जाती है, देखें इसमें हवा उड़ा दी जाती है। बात ये है कि इसकी तहकीकात का मुतालबा कर जो इतना यानी कि इतना उन्होंने जो कोर्ट ने इतना सख्त जो रिमार्क्स दिया गॉडफादर वाला, तो मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट का फैसला था, वो जो गॉडफादर का लफ्ज़ है ना, वही कोर्ट का फैसला है। और उसके बाद फिर कोर्ट को, वो मिनॉरिटी फैसला है ना, जो भी है, तो मतलब एक जज के रिमार्क्स हैं, वो एक जज के रिमार्क्स, एक जज ने अपना एक जज के रिमार्क्स नहीं है, एक जज के रिमार्क्स नहीं है। फैसले में देखिए जब फैसला आता है तो जो मेजॉरिटी फैसला प्रिवेल करता है, बाकी इख्तिलाफी नोट वो एक जज के रिमार्क्स नहीं है, वो एक शेल्फ में किताबों में रखा जाता है। दूसरे जज ने भी कहा है, दूसरे जज ने भी कहा है कि माफिया, उसने उससे भी सख्त रिमार्क नहीं। तो फिर आप तो बदमजा ही नहीं हो रहे ना। मसला ये ना कि आप वो आपको आपकी वो तस्दील करे जा रहे हैं, वो आपको जो है रेडिकूल करे जा रहे हैं, लेकिन आप उसमें तो हुकूमत का आ गया ना, उसमें तो हुकूमत का इतना बड़ा तर्जुमा का बयान आ गया ना अदालत को, लेकिन ये देने चाहिए थे पूरे पाकिस्तान की। लेकिन ये कि वो मुंह पे तमाशा तो पड़ गया ना, मुंह पे तमाशा। देखें ये तो जब आपके मुंह पे घूंसा मार दिया और उसके बाद फिर आप जजों ने वापस लिए ना, इसी बेंच में जज ने अपने रिमार्क्स वापस लिए हुए हैं। तो अगर आपने वापस लिए, वो जो पहले खोसा साहब ने बयान वापस लिया था कि साजुल हक वाला कि अगर हम ये करार दे दें कि तो बचेगा कोई नहीं, तो वो रिमार्क्स जज के ही थे ना, अदालत के ही थे ना। गॉडफादर रिमार्क्स तो वापस लिए, गॉडफादर के रिमार्क्स वापस लिया जा सकता है, गॉडफादर के रिमार्क्स वापस नहीं हुए, गॉडफादर वाले तो बात ही नहीं हो रही, वो तो मिनॉरिटी में चला गया। माफिया के रिमार्क्स वापस नहीं हुए, वो मिनॉरिटी हो गया ना फैसला। वो तो 3 के कैसे मिनॉरिटी हो गया, कैसे मिनॉरिटी हो गया? फैसला कौन सा कर रहा है? वो जो तो 5 जजों का फैसला वही कर रहा है ना, वो फैसला कर रहा है जिसपे आप लोगों ने मिठाइयां बांटी, जिसपे आप लोगों ने मिठाइयां बांटी, हुकूमत ने जुलूस निकाले, आप लोगों ने जो है वो लोगों पे भप्तियां कसी के साथ। देखें ये इतना अच्छा फैसला हमारे हाथ में आ गया है और ये जो है इमरान खान जल रहा है, इस बात पे उन्होंने मिठाइयां भी बांटी, इमरान खान जल रहा है और अपोजिशन जल रही है और पीपल पार्टी कुड़ रही है। तो ये तो आप लोगों ने ये बातें की और खूब मिठाइयां बांटी और मैंने भी मिठाई खाई। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कौन है? फैसला आने के बाद भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कौन है? बिल्कुल हाँ, पहले भी नवाज शरीफ थे, वज़ीर-ए-आज़म आज भी वही है। तो फिर इसमें किस बात की मिठाई ऑपोजिशन ने बांटी? घटाई आपके अंदर इतनी ज्यादा है, फिर तो आप ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे ना। जाहिर है जब है 5 जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जमहूरी असूल आप नहीं अपनाते, जमहूरी असूल तोड़ते हैं। जमहूरी असूल तो ये है कि आपको मैंडेट मिला हुआ है, आप किस बात का मैंडेट? सारा मैंडेट जाली है, सब मैंडेट खरीदा हुआ है, सारा मैनिपुलेटेड है। वो आप जाए चौधरी इफ्तिखार ने क्या कहा और इमरान खान ने क्या कहा, असेंबली में सारा ये आरोप मैनिपुलेटेड है ना। इंजीनियर इलेक्शन है, मैनिपुलेटेड इलेक्शन है, हुकूमत आरोप कहते हैं जमहूरियत के हामी नहीं है, ये तो कब्जा है। इसका मतलब है जमहूरियत के हामी है, ये कब्जा है। ये पाकिस्तान एक कब्जा ग्रुप है, ये कब्जा ग्रुप है जो पाकिस्तान में काबिज है, जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है। ये कब्जा ग्रुप है, ये पाकिस्तान पे काबिज है। कैसे काबिज हो गया? काबिज मैनिपुलेशन के जरिए, अवाम के वोट के जरिए अगर कोई जीत गया तो काबिज है। जो आदमी वोट ना ले सके वो काबिज है, जो आदमी वोट लेकर आया। सालिक साहब ये बाहर से पैसे लेते हैं और वो पैसे मार लेते हैं, वो पैसे जेब में रखते हैं और अपने अरकान असेंबली को टिकट बेचते हैं। बाकी सारी जमातें क्या करती हैं? इमरान खान यही करती हैं, सब यही करती हैं। ऊपर क्या ये फिर किस बात की जमहूरियत? तो फिर एतराज किस बात का है? एतराज इस बात पे कि इस मुल्क पे देखें, इस मुल्क पे कब्जा ग्रुप काबिज है, इस मुल्क पे माफिया काबिज है, इस मुल्क पे गॉडफादर डिफाइन तो करे ना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, कब्जा ग्रुप कह रहा है, कोर्ट कह रहे हैं, ये चौधरी इफ्तिखार कह रहा है, ये इमरान खान कह रहा है, ये अदालत कह रही है, ये चीफ जस्टिस कह रहा है, ये जो बेंच बैठी है वो कह रही है। मैं कह रहा हूं क्या ये कब्जा ग्रुप को डिफाइन तो करते हैं। कब्जा ग्रुप कौन होता है? कब्जा ग्रुप पाकिस्तान में देखें अवाम का फैसला एक ग्रुप बना, अवाम मैं बता कब्जा ग्रुप कौन है? जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वो कब्जा ग्रुप कौन है? देख
कब्जा ग्रुप कौन है? कब्जा ग्रुप में ये बता दें मुझे, कब्जा ग्रुप आप कहते हैं वोट लेने के बावजूद जो हुकूमत कर रहा है वो कब्जा ग्रुप है? बिल्कुल। तो केपीके में एमके इस वक्त जो इमरान खान बैठे हुए पीटीआई वो भी कब्जा होंगे, ग्रुप है? होंगे नहीं होंगे नहीं, आप बात नहीं, करें नहीं, वो भी या तो आप कहें कि वो भी कब्जा ग्रुप है, या तो आप कहें कि नहीं वो नहीं है और ये है। अगर केपीके में वोट लेकर आकर पीटीआई बैठी और आप कहते हैं वोट लेके आने वाले कब्जा ग्रुप है, तो फिर आप बाकी नहीं, आप एक तरफ हो जाए ना। आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी वोट लेने के बावजूद कब्जा ग्रुप है, तो फिर पीटीआई कब्जा ग्रुप है। वोट किस बात का वोट? कौन वोट देता है? हम देते हैं, हम देते हैं, सब देते हैं। मैंने वो कभी वोट नहीं दिया, कोई वोट नहीं दिया। ये तो सारे बाकी लोग वोट देते हैं दिए ना। जाते हैं, ये सारे वोट खरीदे जाते हैं। तो आपको वोट देना चाहिए, और जो वोट नहीं देता उसको इतराज करने का तो हक ही नहीं होना चाहिए। अरे जो आदमी वोट ना दे उसको तो इतराज करने का हक ही नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हम तो मानते ही नहीं ना सिस्टम को। वोट देना चाहिए, इस सिस्टम को मानते ही नहीं ना। तो फिर किस सिस्टम को मानते हैं? हम तो जाहिर है कि वो सिस्टम को मानते हैं जिस सिस्टम में मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे जाए। कैसे करेगा? सारी दुनिया में ये अयूब खान के जमाने में, अयूब खान के जमाने में आज जो आपका अयूब खान के दौर के बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया। क्या आपने तरक्की की? वो 2 टुकड़े करा दिया आपने मुल्क। वो तो उस 10 साल सूरत हाल के बाद ही 2 टुकड़े हुआ ना मुल्क। वो जो आपके यहाँ इंडिया की साजिश थी, वो उससे कोई वो ताल्लुक नहीं। तो इंडिया की साजिश थी, तो अयूब खान को तो मुल्क को ताकतवर करना चाहिए था कि इंडिया की कोई भी साजिश कामयाब ना हो सकती। अगर मुल्क को ताकतवर किया होता तो साजिश कामयाब ना होती। बात करते हैं जेम्स बॉन्ड पे और उस पे। देखें अब हुआ क्या, देखें उन्होंने इतना वही, आप जज्बाती हो जाते हैं। नहीं मैं समझ रहा हूँ। वो उन्होंने कहा कि जी ये इतना सीरियस जो की बात की अदालत ने गॉडफादर वाली, ठीक है ना। तो वो तो अगर वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देते और अगर गॉडफादर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करते, तो मैं समझता हूँ कि वो फैसला ज़रा यानी कि रीज़नेबल फैसला मानता मैं उसको, यानी नवाज शरीफ को डिसमिस कर देते और गॉडफादर नहीं कहते। लेकिन उन्होंने गॉडफादर कह दिया और डिसमिस नहीं किया, तो ये उससे भी ज़्यादा सख्त फैसला था उनका। सख्त रिमार्क्स थे 1 जज के या 10 जज के, वो फैसले में लिखा है गॉडफादर। अब वो आप कहेंगे 1 जज का फैसला था या 5 जजों का फैसला, ठीक है। फिर अब उन्होंने माफिया करार दे दिया, उससे भी सीरियस, यानी कि गॉडफादर से भी सीरियस बात हो गई। अब उसके जवाब में आपने वो भी 3 में से 1 जज ने कहा, जो भी कहा। अब आपने इतनी खूबसूरत बात आपने कही, उनको जेम्स बॉन्ड आपने करार दे दिया। जेआईटी की बात हो रही है। जेआईटी को जेआईटी है जो जेम्स बॉन्ड की सनसनीखेज फिल्म है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, तस्वीर लीक की जाती है, सारी चीजें की जाती हैं, माहौल ऐसा। तो आप तो जवाब भी नहीं दे पा रहे। भाई इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रही है हुकूमत। किससे कर रही है? सुप्रीम कोर्ट से, जिसने जेआईटी बनाई है। तो तहकीकात करा लें, सारे सूरत सामने आ जाएगी। अगर हुकूमत गलत कह रही है तो आवाम को पता चल जाएगा ये गलत कह रही है। अगर ये बातें उनकी सही है हुकूमत की, तो आवाम को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जेआईटी के दौरान ये चीज़ें गलत हुई हैं और इसका कौन जिम्मेदार है, उसको सजा दे दें। देखें ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जेआईटी है और ये मतलब इसको जेआईटी कहना ही जेआईटी की तौहीन है। जेआईटी तो ना इन्होंने देखी नहीं है, जो जेआईटी में पेश हो रहे हैं ना, इन्होंने जेआईटी देखी नहीं है और जेआईटी का लबो लहजा इन्होंने नहीं देखा है। और जो सर है जो इस तरह के जो मुंतखब लोग हैं, जो आवाम के मैंडेट लेके आए हैं, वो जेआईटी के सामने तो पेश नहीं होते। ये कोई क्रिमिनल थोड़ी है, कोई लियारी गैंगवार के गैंगस्टर थोड़ी है, जिन्हें पता हो क्या है। शहजाद साहब ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी चली गई हैं पीपल्स पार्टी को छोड़ के, और वहाँ से वो नज़र मोहम्मद गोंदल साहब भी मंडी बाउद्दीन से जो हैं वो चले गए हैं पीपल्स पार्टी छोड़ के। ये बड़े कदावर रहनुमा थे पीपल्स पार्टी के और वफाकी वुज़रा थे। इनके बारे में पीपल्स पार्टी को बड़ा नाज था और आसिफ जरदारी साहब इनको बड़ा अहमियत देते थे और बीबी के दौर में भी ये लोग बड़े करीब थे। तो ये क्या हो रहा है? ये लोग क्यों छोड़ कर पीपल्स पार्टी जा रहे हैं और पीटीआई की तरफ इनका रुख हो रहा है? ये क्या माजरा है? देखें एक तो ये कि नज़र गोंदल साहब हैं और फिरदौस आशिक अवान ये हैं, इन्होंने ज्वाइन किए तहरीक इंसाफ को, इन्होंने ज्वाइन किया है और नथिया गली जाके इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की गोंदल साहब ने और फिर वहाँ से मामला तय हुए। तो अब ये पीपल पार्टी के लिए तशवीशनाक सूरत हाल है कि पंजाब में तेज़ी से उनकी विक्ट्री कर रही हैं और आसिफ जरदारी साहब ने ये दावा किया था कि भाई वो अब बड़ी पैमाने पे अभी शमूलियत होगी और मुस्लिम लीग नून के अरकान भी पीपल पार्टी में शामिल होंगे और पीटीआई के भी शामिल होंगे। लेकिन ये उल्टी फिल्म चल गई और अब पीपल पार्टी के ये फिरदौस आशिक अवान और नज़र गोंदल पीटीआई में शामिल हुए। इनका ये है कि इनके यानी कि पीपल पार्टी के लिए अब भी इनका नरम गोशा है और ये नहीं कहते कि भाई हम जो कि हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई या क्या कहते हैं आसिफ जरदारी साहब ने या बिलाल भुट्टो साहब ने हमें इज़्ज़त नहीं दी। तो और इनको पीपल पार्टी ने ख़ासतौर पर फिरदौस आशिक अवान को, नज़र गोंदल दोनों को ही पीपल पार्टी ने रोकने की कोशिश भी की, इनसे रब्ते भी किए और मेरे ख़्याल से बिलाल भुट्टो साहब ने या आसिफ जरदारी साहब ने बराह रास्त खुद इनको फ़ोन नहीं किया, लेकिन दूसरे रहनुमाओं ने इनको फ़ोन किया और रोका और इनकी खुशामदीद की, आप ना जाएँ, नहीं रुके और ये चले गए। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान का जो मामला है ना वो बड़ा सीरियस और बड़ा यानी कि
दिलचस्प है। वो इसलिए इस तरह के, ये इनके वालिद भी पहले सियासतदान थे, तो इनके बारे में और इनके वालिद के बारे में कहा जाता है कि ये जो जिस पार्टी को ये ज्वाइन करते हैं वो पावर में आ जाती है। तो जब इनके दूरअंदेश लोग हैं, दूरअंदेश लोग हैं, तो आप वहाँ का रुख समझ लेते हैं। हाँ, तो फिर जब आपको याद होगा कि जब ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब पीपल पार्टी में शामिल हुई थी, तो उसके बाद इलेक्शन हुए और फिर पीपल पार्टी बरसे इक़्तिदार आ गई, ये वज़ीर इत्तलात थी। हाँ, लेकिन ये जुज़वी तौर पे कहा जा सकता है क्योंकि 2013 के इलेक्शन में तो फिरदौस आशिक अवान जो है वो बुरी तरह जो है वो वहाँ पे शिकस्त खा गई और उन्हें ज़ाहिर है कि अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है नहीं बनने वाली। वो अगर उन्होंने उस वक्त कूच करना था तो उस वक्त फिर वो पीपल्स पार्टी छोड़ के नहीं, शमूलियत की बात हो रही है, ये शमूलियत की बात हो रही है कि जब भी वो शामिल होती है तो वो पार्टी जो है बरसे इक़्तिदार यहाँ कराची प्रेस क्लब पे आई थी और वो बड़ी खुल के यहाँ पे बात करके उनके वालिद के बारे में भी यही कहा था कि अब बिलावल का कोई चांस फिलहाल 2018 के इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म तो उन्होंने हवा का रुख देख लिया ना, इसलिए मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी एक टर्म और इंतजार करना पड़ेगा। 2023 के इलेक्शन में शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने, 2018 में नहीं बनती। जी हाँ, तो अब यह है कि ये पीपल पार्टी के लिए पंजाब में अलार्मिंग सूरत हाल है, लेकिन सिंध में पीपल पार्टी जो है वो पेशरफ्त कर रही है, और लेकिन वो पेशरफ्त भी ऐसी ख़ास नहीं है, और मैं समझता हूँ जाली पेशकश है कि कल पेशरफ्त है कि कल वो जो MKM के जो एक रुकने सूबाई असम्बली हैं अक़लियती रुकन जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पीपल पार्टी को। इससे पहले भी एक MKM के अक़लियती, यानी कि जो अक़लियती विंग जो है, मैं समझता हूँ कि MKM का कमज़ोर है और इनका बहुत ताकतवर है। तो ये 2 अरकान असम्बली जो थे MKM के वो इसमें शामिल हो गए मुस्लिम पीपल पार्टी में। और अब आपको याद होगा कि अब इलेक्शन ये फिरदौस आशिक अवान का तो आपने बता दिया, नज़र मोहम्मद गोंदल का भी बताएं वो क्यों गए हैं? नहीं, नज़र मोहम्मद गोंदल साहब तो उनको तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो पीपल पार्टी से नहीं थे, और वो काफ़ी अर्से से खामोश बैठे हुए थे और इतने ज़्यादा एक्टिव भी पीपल पार्टी भी नहीं थे, तो जाहिर है कि उनको कोई वो दूसरी जानिब से सब बाग दिखाए गए होंगे। और नहीं, वो आम तासुर जो है वो सियासी हल्कों में ये जो गैसराइयाँ हो रही हैं कि जी उनके भाई जो हैं वो सिर्फ 45 अरब रुपए की करप्शन के केसों में मुलविस हैं NSCL और EOBI में। ज़फ़र गोंदल साहब जो चेयरमैन थे EOBI के, और जिस तरह MKM से लोग चले जा रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में और वहाँ ड्राई क्लीन हो जाते हैं, सारे इल्ज़ाम धुल जाते हैं, तो समझा जा रहा है कि जी अब इस तरह के जो लोग हैं अगर PTI में चले जाएंगे तो वो भी उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाएगी और वहाँ पे उनकी जान छूट जाएगी। तो इसलिए जो है वो नज़र मोहम्मद गोंदल साहब PTI में गए हैं ताकि उनके भाई की जो है वो जान छूट सके और उनके ख़ानदान के ऊपर जो घेरा तंग हो रहा है केसों का, FIA का और दीगर मामलात का, तो उससे जान छूट सके। अदरवाइज़ उनको पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत ठीक है, ये बिल्कुल ये बात होगी, आपकी बात सही है, और इससे पीपल पार्टी बड़ी रिच तहरीक इंसाफ बड़ी रिच हो जाएगी। और हमारे मुल्क में तो जाहिर है कि करप्शन ही है, लूटमारी है, तो लोग जो है एमनेस्टी के लिए और ड्राई क्लीन होने के लिए PTI ज्वाइन करेंगे और क्या कहते हैं साफ़ सुथरे हो जाएंगे। वो कल कहा भी पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने कि जी पीपल्स पार्टी में जो लोग थे उनको PTI बड़ा बुरा कहती थी, बड़ा करप्ट कहती थी, बड़ा उनको जो है उन पर इल्ज़ामात लगाती थी। आज वो सारे लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के जब PTI में चले गए हैं तो वो अच्छे हो गए हैं, वो सारे साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब इमरान खान की वो जो नज़रियाती एक बातें हैं वो कहाँ गई? तो हर दौर में यही होता रहा ना। आपने देखा ना कि जब मुशर्रफ साहब जो थे वो मुहासबा करने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन बाद में ये हुआ कि जितने भी करप्ट लोग थे, लियाकत जतोई था और फैसल सालेह हयात जिन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे, वो सारे उन्होंने जो है मुस्लिम लीग आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुशर्रफ साहब की मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। अब जो है कराची में आप देख रहे हैं कि कराची में PSP है, उस वक्त तो मुस्लिम लीग काफ थी ना, मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन की, वो किंग्स पार्टी थी, किंग्स पार्टी जो भी थी, और वो वफाकी वजीर बने रहे उसमें वो लोग जिनके ऊपर इल्जामात बाद में। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि कराची में भी ये क्या कहते हैं ड्राई क्लीन शॉप एक खुली हुई है शारा फैसल पे, और उसमें लोग जाके जो है, अब मैं ये नहीं समझता कि वो जो हमारे नवाबजादा राशिद अली ख़ान जो PSP में गए और वो हफीज़ साहब भी गालिबन सैयद हफीज़ुद्दीन, हाँ सैयद हफीज़ुद्दीन भी PSP में गए हैं, तो वो उनका तो कोई ऐसा ड्राई क्लीनिंग का या करप्शन का कोई ऐसा इशू, हालांकि वो तो MPA थे यहाँ PTI के सीट पे और उनकी नशिस्त का आना जाना लगा हुआ था, कभी वो डिनोटिफाई होते थे, कभी फिर वो अभी MP हैं वो नहीं, अब नहीं है, इसलिए तो फिर उधर चले गए। अच्छा, तो अब वो फिर नवाबजादा राशिद अली ख़ान भी 27-28 साल तक फंक्शनल में रहे, और अब वो नवाब मुजफ्फर के साथ जाते हैं, नवाब यामीन के साथ हैदराबाद में तो यही फैमिली। हाँ, तो वो भी अब क्या कहते हैं PSP में चले गए। तो अब ये है कि लेकिन इन इलेक्शन की आमद को मुस्तफा कमाल ने तो अपने लिए बड़ी कामयाबी करा दी है। वो तो देखें बड़े लोग आ रहे हैं इलेक्शन की तैयारी, तो देखें मैं जो देख रहा हूँ कि इलेक्शन की तैयारी तो हो नहीं रही
जलसे जुलूस हो रहे हैं। जब भी कोई जलसा होता है, एक जलसों की वेव आती है, सियासी पार्टियां जलसे कर रही हैं, कभी पीपल पार्टी जलसे कर रही है, एमक्यूएम कर रही है, पीएसपी कर रही है, एएनपी ने भी बहुत बड़ा जलसा किया। तो जलसे तो हो रहे हैं, और उसके अलावा ये कि शमूलियत भी हो रही है और ये विकटें भी गिर रही हैं, एक दूसरे की विकटें गिरा रहे हैं। पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी की। अच्छा, इस मैदान में जो ये विकटें गिराने का सिलसिला है, इसमें पीएसपी भी है, इसमें तहरीक इंसाफ भी है, इसमें पीपल पार्टी भी है, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग कहीं नज़र नहीं आ रही। तो मुस्लिम लीग के नज़र ना आने की वजह गालबन यही हो सकती है कि वो अपने यानी कि क्राइसिस में फंसी हुई है और अपने अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब ने इतना बड़ा धरना दिया, फिर वो मार्च करने निकल पड़े थे, फिर वो उनको गिरफ्तारी भी हो गई, तो वो अब उनके मुतालबात का क्या हुआ? वो जो उनका एजेंडा था कराची के लिए, जी हाँ, वो तो उनके 12 मुतालबात उनके अभी प्रिवेल करते हैं और कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 12 मुतालबात मैं मनवाऊँगा। और गालबन ये अब रमज़ान की वजह से उन्होंने पास लिया है, तो रमज़ान के बाद फिर वो मैदान में आएंगे और कोई मिलियन मार्च करेंगे। और वो के इलेक्ट्रिक के जमात इस्लामी ने भी पहले शो शुरू किया था, उसके बाद वो भी ज़रा आजकल ठंडे हुए हैं, ये रोज़ों की वजह से। ये देखें, रोज़ों की वजह से तो मैं समझता हूँ सारे मामला ही ठंडे हो गए हैं, सियासी पार्टियाँ भी ठंडी हो गई, और क्या कहते हैं, मुजाहरे भी ख़त्म हो गए, और धरने भी ख़त्म हो गए, और जुलूस भी ख़त्म हो गए, तो सारे रमज़ान के बाद फिर सियासी सरगर्मियां, रमज़ान के बाद ही फिर इस दौरान ये जेटी वाला मामला भी क्लियर हो जाएगा, तो फिर सियासी रुख पे पता चलेगा कि क्या फैसले होने हैं। आखिरी 2 मिनट हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी में जो शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने कम बैक किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसका एनालिसिस पेश करें। क्या एकदम अचानक तब्दीली हुई? वही खिलाड़ी हैं, वही कोच है, वही मैनेजर है। 2 दिन पहले हम बैठ के इतना बुरा भला कह रहे थे क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को, इस टीम को, और जब यही टीम कम बैक करती है तो हमें इसी टीम में जो है वो अच्छाइयाँ नज़र आने लग जाती हैं, और फिर हम एकदम मायूसी से निकल के फिर हम उम्मीदें लगा लेते हैं। तो अब क्या पोजीशन है? देखें, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की कामयाबी भारत से बड़ी कामयाबी है। भारत से आप कामयाबी हासिल करके खुश होते हैं, और एक तस्कीन होती है, अना की तस्कीन होती है। तो लेकिन ये कि जब आप दूसरी टीमों को हराते हैं तो फिर वो ऐसी इतनी खुश तो आप होते हैं, लेकिन कोई आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कोई आपकी अना जो है ना, वो मतलब लोग चाहते हैं जज्बाती तौर पे कि बस इंडिया को हरा दें, इंडिया को हरा दें। यहाँ तक भी कहते हैं कि चाहे ट्रॉफी भले ना जीते, इंडिया को। वो तो आपकी रिवायती एक मुखालफत इंडिया के साथ है, रिवायती झगड़ा है, तो और वो इस वजह से इंडिया को आप हराना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ी टीम है वो, यानी इंडिया से बड़ी टीम साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम है, नंबर 1 हरा दिया है, तो उसको आपने हराया, तो बड़ी कामयाबी ये है। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन हिकमत अमली जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ आपकी जो प्लानिंग थी, हिकमत अमली थी, वो अच्छी नहीं थी, या नाकाम हो गई थी। नाकाम हो गई थी। नाकाम वहीं हो गई थी जब आपने टॉस जीत के, देखा ना, अब साउथ अफ्रीका ने ठीक है स्कोर नहीं कर पाए, साउथ अफ्रीका स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के खुद बैटिंग की, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका को बैटिंग, दूसरी बैटिंग में मुश्किलात होती। और पाकिस्तान की कामयाबी का मतलब एक राज मैं आपको यही बता दूं कि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से तो जीतना ही जीतना था। वजह यह है कि जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक नफसियाती उसका दबाव का शिकार हो गया है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका बड़े इवेंट में पाकिस्तान से नफसियाती दबाव का शिकार है। और आपको याद होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में हम सबसे हार गए थे, लेकिन हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। और इस दफा भी ये है कि सबसे मजबूत टीम है, श्रीलंका को हराया अभी साउथ अफ्रीका ने, और हमने अब साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो एक नफसियाती दबाव तो अब श्रीलंका के ऊपर भी आ गया ना कि भाई ये टीम से हम आ रहे हैं, उसको एक टीम हरा के आई है और उससे मुकाबला करना है। और पॉइंट टेबल पे पोजीशन बड़ी दिलचस्प है कि इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका तीनों के पॉइंट्स बराबर हैं। इंडिया अपने एवरेज की वजह से पहले नंबर पे है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान है। तो अभी साउथ अफ्रीका का एक मैच रहता है श्रीलंका के खिलाफ, और अगर वो साउथ अफ्रीका जो है इंडिया के खिलाफ, अगर वो मैच साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो फिर तो वो सेमीफाइनल की दौड़ में रहता है, अगर वो इंडिया से हारता है तो वो बाहर हो जाएगा। और इसी तरह श्रीलंका के 2 मैच रहते हैं, एक उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है और एक उसने इंडिया के खिलाफ खेलना है। तो अगर वो दोनों मैचों में जीत जाता है तो वो सीधा सेमीफाइनल, और हार जाता है तो, अगर दोनों में से वो एक भी हार जाता है पाकिस्तान, तो वो बाहर हो जाता है, वो भी बाहर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका ही बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया पहुंचेंगे। और पाकिस्तान अगर पॉइंट टेबल पे 2nd पोजीशन पे आता है तो इस वक्त जो सूरत हाल ग्रुप दूसरे में जो है वो इंग्लैंड नंबर 1 वहाँ पे आ रहा है। तो अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच फिर सेमीफाइनल में होता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा मुश्किल होगा, तो मुश्किल है कि इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में इस वक्त कहते हैं कि उसको हराना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच चूँकि बारिश की वजह नज़र हो गए, उनके 2 पॉइंट उसमें बड़े ज़ाया हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी खतरनाक पोजीशन पे, क्योंकि तीसरा मैच भी उसका बारिश की नज़र ना हो जाए और आउट ही ना हो जाए, तो उसका आखिरी मैच जो रहता है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो किससे होना है। तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान का मैच तो 12 जून को होना है, उस वक्त तक पॉइंट टेबल पे पोजीशन क्लियर हो चुकी होगी और पाकिस्तान को ये पता होगा कि श्रीलंका
श्रीलंका को ना सिर्फ हराना है बल्कि कितने मार्जिन से हराकर अपना पॉइंट टेबल पे रन रेट बेहतर करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए अच्छे चांसेस होंगे। बस पाकिस्तानी टीम को कौम की दुआओं की भी ज़रूरत होगी कि उस मैच में बारिश असरअंदाज ना हो और पाकिस्तान वो फेयर अंदाज से मैच खेल सके और श्रीलंका को पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर हराकर सेमीफाइनल में जाए और पाकिस्तान एक बेहतर टीम के तौर पर दुनिया के सामने आए। और जो उसके बारे में खदशात ज़ाहिर किए जाते रहे वो श्रीलंका साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस के बाद वो ख़त्म हो जाने चाहिए और पाकिस्तान एक टीम बनकर आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। कोशिश दुआ करते हैं कि अगले मैचों में पाकिस्तान की कारकर्दगी इसी तरह कायम मुदायम रहे। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।